नमस्ते फ्रेंड्स, आज का पाठ है रीढ़ की हड्डी, जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है और यह एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण किया गया है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा एक बीए पास चरित्रवान लड़की है। आकर्षक चेहरा पर उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माता, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से एक वकील हैं, और रतन उमा के घर का नौकर है। और उमा इस एकांकी की नायिका है और शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज का छात्र है, अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने के लिए उसके घर पर जाता है। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी के लिखने के ये उद्देश्य हो सकते हैं: समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना, और समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं कि लड़के तो पढ़ सकते हैं परंतु लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वे केवल घर में चूल्हा चौका संभालने तक ही सीमित हैं। और उन लोगों की मानसिकता को उजागर करना जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते और लड़कियों के विवाह के समय उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व ना दिया जाना भी इस एकांकी को लिखने का प्रमुख उद्देश्य है। तो जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, रीढ़ की हड्डी, जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होती है और उसके अभाव में या उसके कमजोर होने पर व्यक्ति सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती आवश्यक है। उसी तरह से समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमज़ोर करता है। स्त्री की उन्नति तथा समाज में उसका स्थान दिए बिना किसी भी समाज को मजबूत नहीं कहा जा सकता। और उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के यानी शंकर की कमर भी झुकी हुई है। उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी ना होने की बात कहकर उभारा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ रीढ़ की हड्डी। और यहाँ दिखाया गया है कि मामूली तरीके से एक सजाया हुआ कमरा है और कमरे के अंदर नौकर और बाबू राम स्वरूप इस कमरे को ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं कि इस तख्त पर चादर बिछाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कमरे में डले तख्त पर चादर बिछा रहे हैं और मेज पर मेजपोश डाल रहे हैं। और बीच बीच में घर में नोक झोंक भी हो रही है और नौकर और मालिक के बीच में थोड़ी नोक झोंक हो रही है। रामस्वरूप उसको कह रहे हैं कि तो ठीक से काम नहीं सुनता और तेरे कानों में जैसे डांट लगी हुई है, और धोबी इसी के यहाँ से जो चादर मंगाई थी उसे मांग ला, तुझे कहते कुछ और है और तू करता कुछ और है। और पूजा वाली कोठरी से लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। धोबी के यहाँ से नहीं लाया, कोई बात नहीं, क्योंकि अब देर हो रही है और घर के ही सामान से काम चला लेते हैं। और बीबी जी के कमरे से यानी उमा के कमरे से हारमोनियम भी उठा ला। इतने में प्रेमा कमरे में आती है और कहती है राम स्वरूप को कि तुम्हारी पुत्री तो मुँह फुलाए बैठी हुई है और वो तैयार होने के लिए मना कर रही है। तो राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम किस मर्ज की दवा हो, उसको समझाओ, और अगर उसे मेकअप करना नहीं आता तो उसको ये सब करने के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। इस पर प्रेमा लड़की की अधिक पढ़ाई लिखाई को भी यहाँ पर एक जंजाल बताती है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी एक जंजाल है। हमारे ज़माने में तो आ ई पढ़ लेते थे और स्त्री सुबोधिनी पढ़ लेते थे, बस यही है BA MA तक की पढ़ाई होती थी। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। इस पर रामस्वरूप और प्रेमा में एक नोकझोंक होती है। रामस्वरूप प्रेमा को कहते हैं कि तुम तो ग्रामोफोन की तरह एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती हो, और यही हंसी ठिठोली वहाँ पर हो रही है। और साथ साथ चिंता भी है, चिंता इस बात की कि पुत्री के विवाह का यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम रखा है और वो कितना सफल होता है, इस बात की भी चिंता दोनों माता पिता को घेरे हुई है। तब प्रेमा कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि उमा को तैयार थोड़ा टीम टाम करके पाउडर वाउडर ला के सामने लाऊं, और ऐसा मैं प्रयत्न करूंगी। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि पता नहीं मेरी पुत्री का दिमाग कैसा है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है।
तो यहाँ प्रेमा कह रही है कि मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस पास करा दो, 12वीं करा दो, इसके बाद लड़की को पढ़ाओ मत, क्योंकि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने से वह काबू में नहीं रहती, यानी अपने कंट्रोल में नहीं रहती। और इधर उमा कह रही है कि नाश्ता तैयार है और मिठाई तो वो लोग खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, लेकिन मक्खन नहीं आया इसलिए टोस्ट बाद में बन जाएंगे। और यहाँ पर रामस्वरूप बता रहे हैं कि आने वाले तो 2 ही लोग हैं, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है जो देखने आ रहे हैं। और फिर से हिदायत दे रहे हैं कि उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग गुस्से वाले हैं और दकियन उसी ख्यालों के भी हैं और खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। और रामस्वरूप यह भी यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी अगर मजबूरी नहीं होती, मजबूरी क्या, लड़की के विवाह करने की, तो मैं ऐसे लड़के और उनके बापों को तो कोरी कोरी सुनाता। यह भी एक यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया गया है। इतने में रतन ने आकर बताया कि दरवाजे पर कोई आया है। और इतने में बाबू गोपाल प्रसाद जो कि वकील हैं और उनका लड़का शंकर वो घर में प्रवेश कर जाते हैं और आंखों से ही उनके चतुराई टपक रही है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाला नौजवानों में से है। आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है, कमर इसकी झुकी हुई है। और रामस्वरूप उनके बैठने को यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। तब रामस्वरूप शंकर से पूछ रहे हैं कि क्या तुम छुट्टियों में आए हो? तो शंकर कह रहा है कि नहीं, कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं है, वीकेंड में चला आया हूँ। और रामस्वरूप पूछ रहे हैं कि क्या आपके कोर्स होने का में अब साल भर रहा होगा? तो शंकर कहता है नहीं, 2 साल बचे हैं, मैं 1-2 साल का मार्जिन भी रखता हूँ। मार्जिन रखने से मतलब है या तो फेल हो जाता हूँ या कोई 1 साल ड्रॉप करना पड़ता है। इस बात पर गोपाल प्रसाद सफाई देते हैं कि दरअसल ये बीमार 1 साल हो गया था और इसीलिए इसका 1 साल जो है वो बीमारी की वजह से छूट गया है। और यहाँ पर इन सब की आपस की बातें हो रही हैं। और जब नाश्ता वाश्ता इन सब का हो जाता है तब पान की तश्तरी हाथ में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े हैं उसके, गर्दन झुकी हुई है। बापू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। और उस समय उमा का चेहरा ऊपर को उठ जाता है और उसकी नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है तो बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ हैरान हो जाते हैं। चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर जवाब देते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए आंखों पर चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो चश्मा नहीं लगा? नहीं साहब, मैंने अर्ज़ किया ना कि आंख दुखने आ गई थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आओ बेटी बैठो। उस समय उमा तख्त पर बैठती है अपने बाजे के पास। गोपाल प्रसाद उसकी चाल और चेहरा सब देखते हैं और कहते हैं कि सब ठीक है, गाना बजाना भी सीखा है? तो रामस्वरूप कहते हैं कि जी हाँ, सितार बजा लेती है, सुनाओ एक आध गीत। उमा के हाथ में सितार थमाकर कह देते हैं कि चलो कुछ गीत सुना दो। इस पर उमा सितार उठाकर थोड़ी देर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है और उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक भी उठ जाता है और उसकी आंखें अचानक शंकर से झेपती हुई सी मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप पूछते हैं क्या हुआ, गाना पूरा करो। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी हुआ, आपकी लड़की अच्छी है। और उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ठहरो बेटी, अभी यहीं बैठो। और उमा से और बातें होती हैं कि तुमने पेंटिंग वेटिंग भी सीखी है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैं तो बताना ही भूल गया, यह जो सारी तस्वीरें घर में टंगी हुई हैं कुत्ते वाली, यह सब इसी ने खींची है। और बताते हैं कि सिलाई वगैरह भी घर के सारे काम यह सब कर लेती है। जैसे लड़की को देखने कोई आता है और उससे तरह तरह के अजीब व गरीब से सवाल पूछे जाते हैं। इस पर ये सवाल सारे उमा से पूछे जा रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में उमा कहती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। इस बात पर चौंक कर खड़े हो जाते हैं रामस्वरूप और उमा को थोड़ा डांटने का प्रयत्न भी करते हैं। उमा कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर यहाँ आए हैं, ज़रा इनसे पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियाँ हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। इस बात पर गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं और रामस्वरूप से कहते हैं कि आपने मेरी इज्जत उतरवाने के लिए यहाँ बुलाया है क्या।
तभी उमा तेज़ आवाज़ में कहती है, जी हाँ, आपकी इज़्ज़त और हमारी कोई इज़्ज़त नहीं जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और आप अपने ज़रा इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद हैरान होकर पूछते हैं, लड़कियों के हॉस्टल से? क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा कहती है कि जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक करते कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछे कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर ये भागे थे। उमा यहाँ पर शंकर के बारे में कुछ बातें जो हॉस्टल में उसके साथ घटित हुई थी वो बता रही है। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े होकर, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, ओहो, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चले। और इस तरह से दोनों बाप बेटे दरवाजे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाकर यह ज़रूर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुल्लासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं और बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर थम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आगमन होता है और उमा रो रही है। और यहीं पर पाठ समाप्त होता है। और अब हम शीर्षक की सार्थकता को समझ लेते हैं कि पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया। क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक शरीर का हिस्सा होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वही शरीर को सारा मूवमेंट करने के लिए, उसको सीधा रखने के लिए कार्य करती है। अपने इस लचीलेपन के कारण ही वह शरीर से सारा कार्य कराती है। तो हमारा ये जो समाज है इसमें भी लचीलापन होना चाहिए। यदि हम समाज के हिसाब से अपनी परंपराओं को बदलेंगे नहीं, उनको परिवर्तित नहीं करेंगे और उनके बदले हुए स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे, तो जिस प्रकार से पुराना रखा हुआ फल जो है वो सड़ जाता है, गल जाता है, उसी प्रकार से हमारी पुरानी परंपराएं भी सड़ गल जाएंगी। ऐसे ही समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन का कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। और उमा के विवाह के लिए रामस्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के की कमर झुकी हुई है और उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमज़ोरी को भी रीढ़ की हड्डी ना होने की बात कहकर उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। और इस पार्ट से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं? एकांकी का उद्देश्य और समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, और उमा की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।